बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह व्यवसाय अध्ययन विषय के साथ एक नए प्रकरण व्यूह-रचनात्मक प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध को पढ़ने के बाद आज हम व्यूह-रचनात्मक प्रबंध को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, व्यूह-रचनात्मक प्रबंध से हमारा क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों गौर करें, व्यूह-रचनात्मक प्रबंध को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि व्यूह-रचनात्मक का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों गौर करें, व्यूह-रचनात्मक का वास्तविक अर्थ, व्यूह-रचनात्मक का अर्थ क्या होता है, उसे पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार हमने अपवाद द्वारा प्रबंध को पढ़ा, उसमें अपवाद की वास्तविक स्थिति को हमने जाना, वैसे ही व्यूह-रचनात्मक प्रबंध को भी जानने का प्रयास करेंगे। व्यूह-रचनात्मक से तात्पर्य है विद्यार्थियों एक रणनीति। गौर करें विद्यार्थियों, क्या एक रणनीति जो हमें हर क्षेत्र में उपयोगी रहती है। रणनीति का उपयोग चाहे वो युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र में क्यों ना हो, रणनीति को तो अपनाना ही पड़ता है। रणनीति के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों गौर करें, एक भावी दिशा में जाने के लिए, भावी दिशा में निर्णय लेने के लिए हमें एक रणनीति की ज़रूरत रहती है। वही रणनीति जो हमेशा आपको सही दिशा की ओर ले जाती है, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटजी भी कहते हैं। एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यानी व्यूह-रचनात्मक प्रबंध जिसे कहा जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, ये जो स्ट्रेटजी है विद्यार्थियों, ये बहु उपयोगी होती है। विद्यार्थियों गौर करना, ये स्ट्रेटजी बहु उपयोगी होती है कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें तैयारी करनी है, जैसे कि हम वाणिज्य विषय लेकर हमें सीए बनना है, तो हमारी एक रणनीति होती है कि 10+2 के बाद हम बीकॉम के साथ साथ सीए की भी तैयारी करेंगे। बीकॉम के साथ साथ सीए की भी तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और भावी लक्ष्यों और भावी उन निर्णयों तक पहुंचने के लिए हमारी ये रणनीति हमें बहुत उपयोगी रहती है कि हमें आगे कैसे इस रणनीति के माध्यम से हमें सीए को क्रैक करना है। विद्यार्थियों यही एक रणनीति जो व्यवसाय के अंदर भी उभर कर सामने आती है। विद्यार्थियों आज हम व्यूह-रचनात्मक प्रबंध के अंदर व्यूह-रचनात्मक प्रबंध को जानेंगे। व्यूह-रचनात्मक प्रबंध को जानने के बाद विद्यार्थियों इसके लाभों को और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न प्रकार के माध्यम से। तो विद्यार्थियों गौर करें, वास्तविक तौर पर मैंने आपको समझाया, ये एक ऐसी रणनीति होती है जो भावी दिशा के बारे में या निर्णय लेने में या निर्णय को लागू करने से संबंधित होती है, और हम उन निर्णयों के अनुसार उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाते हैं, जो पहले से निर्धारित की जाती है, उसे ही व्यूह-रचनात्मक प्रबंध कहा जाता है। विद्यार्थियों गौर करना, ध्यान देना। अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों इसका तात्पर्य क्या होता है। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विद्यार्थियों गौर करें, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक एवं बाहरी घटकों को ध्यान रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना व्यूह-रचनात्मक कहलाता है। विद्यार्थियों गौर करना, एक संगठन के अगर उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं, विद्यार्थियों एक संगठन में अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन्हें अगर हमें प्राप्त करना है, इन ऑब्जेक्टिव को हमें प्राप्त करना है, तो हमें जो संगठन के अंदर जो आंतरिक तत्व होते हैं और बाहरी घटक, आंतरिक तत्वों के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रबंधक, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के साध्य इसके अंदर लिए जाते हैं। बाहरी घटक जो वातावरण तुल्य होते हैं, जो सामाजिक घटक भी हो सकते हैं, धार्मिक घटक भी हो सकते हैं, राजनीतिक घटक भी हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर, इन सब को ध्यान में रखकर ही कई निर्धारण किए जाते हैं, कई निर्णय लिए जाते हैं। विद्यार्थियों उसे ही व्यूह रचना कहा जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, मैंने सरल शब्दों में समझाया, एक ऐसी रणनीति बनानी है ताकि हम जो लक्ष्य हैं वहाँ तक पहुँच सके। अपने लक्ष्य जो भावी लक्ष्य होते हैं, जो भविष्य के लिए लक्ष्य होते हैं, और जो पूर्व निर्धारित होते हैं, उन तक पहुँचने के लिए इस तकनीक को अपनाया जाता है। एक हमारी रणनीति होती है। विद्यार्थियों एक कोई भी विद्यार्थी अगर उच्च अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसकी भी एक रणनीति होती है। पहले कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ा जाए, कौन सी समस्या जो ज़्यादा आ रही है उसे पहले कवर किया जाए, फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को पूरा परिपूर्ण होने के बाद हम अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक रणनीति होती है। उसी प्रकार एक संगठन में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। रणनीति के माध्यम से ही सब कार्य कुशल होता है। चाहे वो रणनीति राजनीतिक क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में क्यों ना हो, संगठन क्षेत्र में क्यों ना हो, रणनीति के बिना कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों गौर करें, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं कि एक अमेरिका के स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा
इंस्टीट्यूट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, विद्यार्थियों गौर करें, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या कहता है, विद्यार्थी गौर करें के अनुसार व्यू रचना एक ऐसी प्रणाली है, विद्यार्थियों गौर करें, व्यू रचना एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संगठन वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने मुख्य साधनों, विद्यार्थी गौर करें, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने मुख्य साधनों एवं प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है। व्यू रचना कैसी एक प्रणाली है जिसमें संगठन के वातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। वातावरण अपने आप में बहुमुखी कार्य होता है, ये कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में सबको प्रभावित करता है। उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने मुख्य संसाधनों एवं प्रयत्नों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण को ध्यान में रखते हुए मुख्य संसाधन, जो भी उस संगठन के अंदर जो मुख्य रिसोर्स होते हैं, विद्यार्थियों मुख्य रिसोर्स होते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जो मुख्य रिसोर्स होते हैं, मुख्य संसाधन होते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। विद्यार्थियों गौर करें, मुख्य संसाधन, उन पर ध्यान रखना होता है। उन मुख्य संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना है, ये एक व्यू रचनात्मक प्रबंध की प्रणाली होती है। व्यू रचनात्मक प्रबंध, विद्यार्थियों गौर करना, व्यू रचनात्मक प्रबंध का आशय संगठन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने एवं उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित है। विद्यार्थियों गौर करना, एक बार वापस मैं बोल रहा हूँ, व्यू रचनात्मक प्रबंध का आशय क्या है, पूर्व निर्धारित जो भी लक्ष्य हैं, जो पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए भावी दिशा के बारे में, जो हम इन फ्यूचर जो हमारे सामने जो डायरेक्शन उपलब्ध होंगे, उनके निर्णय लेने के लिए, उनमें डिसीजन लेने के लिए, उन निर्णयों को लागू करने के लिए, जो हम निर्णय ले रहे हैं उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित होते हैं, उसे व्यू रचनात्मक प्रबंध कहा जाता है। विद्यार्थियों अपवाद द्वारा प्रबंध से ये थोड़ा सा भिन्न है, तो इसलिए व्यू रचनात्मक प्रबंध को हमने पहले जाना, व्यू रचनात्मक प्रबंध के अर्थ को हमने समझा। वास्तविक तौर पर आंतरिक बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं और स्वरूप का निर्धारण करना ही व्यू रचनात्मक कहलाता है। विद्यार्थियों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्यार्थियों स्टोनर ए फ्रीमैन करके एक प्रबंध शास्त्री हुए, स्टोनर ए फ्रीमैन, इनके मतानुसार व्यू रचना की क्या परिभाषा है, इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों ये क्या कहते हैं, इनका मानना है कि व्यू रचना प्रबंध का निर्णय एक कार्रवाई का एक प्रवाह है। ये व्यू रचना क्या है, व्यू रचना प्रबंध क्या है, निर्णय एक कार्रवाई की एक प्रवाह है जो निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यू रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यार्थी गौर करें, व्यू रचना प्रबंध निर्णय एक कार्रवाई का एक प्रवाह है। ये ऐसा एक निर्णय लेने, एक कार्रवाई, कोई भी कार्य के लिए कार्रवाई करने का एक प्रवाह है जो निगमीय यानी कॉरपोरेट जो कंपनियां होती है, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यू रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जो प्रभावी विकास होता है उसका ये मार्ग खोल देता है। विद्यार्थी गौर करें, व्यू रचना तो प्रबंध प्रक्रिया का वह पथ है जिसके अंतर्गत व्यू रचनाकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करता है, व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। जो रणनीति के अनुसार ये निर्णय लेता है, और ये प्रबंध प्रक्रिया का वो रास्ता है जिसके अंतर्गत व्यू रचनात्मक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। कैसे निर्णय लेता है, व्यू रचनात्मक यानी सृजनात्मक और क्रिएटिविटी जो निर्णय है वो लेता है। विद्यार्थियों गौर करें, इस प्रकार विद्यार्थियों व्यू रचनात्मक प्रबंध का अर्थ संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। विद्यार्थियों गौर करें, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। विद्यार्थियों क्या, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यू रचना का निर्माण करना। विद्यार्थियों गौर करें, व्यू रचना का निर्माण करना, उससे लागू करना, एक क्रियान्वित करना, प्रबंधकीय प्रक्रिया से और समय अंतराल से उन संबंधित उपयुक्त सुधार कदमों को उठाया जाता है। विद्यार्थियों क्या कह सकते हैं, व्यू रचना प्रबंध का क्या अर्थ हुआ, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यू रचना का निर्माण करना, और रणनीति को तैयार करना, उसे लागू करना, उन क्रियान्वित कार्यों को जो प्रबंधकीय प्रक्रिया से और समय अंतराल से उनसे संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को उठाया जाए। विद्यार्थियों अगर मैं सीधे रूप से बात करूं तो इसका मतलब है उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए व्यू रचनात्मक निर्णय लेना, व्यू रचना का निर्माण करना, और प्रबंधक की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रबंधक के द्वारा की जाती है, उन सभी सुधारात्मक कदम को उठाकर वहाँ तक लक्ष्यों तक पहुँचना, ये व्यू रचनात्मक प्रबंध कहलाता है। विद्यार्थियों व्यू रचनात्मक प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं, उसे हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों पहले विशेषता है औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया। विद्यार्थियों कैसी विशेषता है, औपचारिक प्रबंधक प्रक्रिया कैसी है, औपचारिक प्रबंधक प्रक्रिया। दूसरी है प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। व्यवस्थित प्रक्रिया, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। चौथी है
उच्च स्तरीय प्रबंध होना चाहिए। प्रबंध हमेशा कैसा होना चाहिए? उच्च स्तरीय प्रबंध होना चाहिए। साध्य एवं साधन, विद्यार्थियों एक व्यवसाय के अंदर साध्य यानी जो करने वाला साधन, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस भी होने चाहिए। साध्य एवं साधन की भी उपस्थिति होनी चाहिए। निर्देशात्मक नियोजन, ऐसा योजना, ऐसी प्लानिंग जो निर्देशों के अनुसार हो। विद्यार्थियों उस योजनाओं को अपनाना चाहिए। निर्देशात्मक योजना होनी चाहिए। गतिशील प्रक्रिया, विद्यार्थियों कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? गतिशील प्रक्रिया, जो कभी रुके नहीं, जो हमेशा फ्लेक्सिबल रहे और जो चलती रहे। विद्यार्थियों गतिशील प्रक्रिया होना जरूरी है। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया, विद्यार्थियों भविष्य के बारे में सोच समझकर ही जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो प्रोसेस होना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें। इसी आधार पर हमने ये विभिन्न प्रकार की जो व्यूहरचनात्मक विशेषताएं थी उनको पढ़ा। कौन कौन सी? एक बार वापस हम पुनः इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया, दूसरी प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। हमेशा अनौपचारिक कार्य नहीं, औपचारिक कार्य होना चाहिए, यानी कि घूम फिरा के बात नहीं, सीधी जो व्यवस्था हो प्रबंधकों की वो सीधी व्यवस्था हो। प्रबंधकों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रबंधक किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए और व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर प्रबंधकों की प्रतिबद्धता होगी तो कार्य कैसा होगा? बिल्कुल व्यवस्थित होगा। विद्यार्थियों गौर करें, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। और प्रबंध कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों गौर करें, उच्च स्तरीय प्रबंध होना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंध होना चाहिए और उस संगठन के अंदर साध्य एवं साधन भी उपयुक्त रूप से होने चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें। छठा पॉइंट था आपने, कैसी योजना होनी चाहिए? निर्देशात्मक योजना होनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, निर्देशात्मक योजना होनी चाहिए। और सातवां पॉइंट अपना था, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए और भविष्योन्मुखी प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए और भविष्योन्मुखी प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों इसके आधार पर हम कुछ इस बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है? औपचारिक जो प्रबंध प्रक्रिया है विद्यार्थियों, दो तरह की बात होती है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। अनौपचारिक बातें वो होती है जो घूम फिरा के विभिन्न प्रकार की उसके अंदर अफवाहें होती है। औपचारिक प्रबंधक वो होता है जो सीधी तौर पर बात की जाती है हमेशा, जिसके अंदर कोई समस्या है, जिसके अंदर कोई भ्रम की भ्रांति नहीं होती है, वो विद्यार्थियों औपचारिक प्रबंध प्रणाली कहलाती है। गौर करें, औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया के अंदर व्यूहरचनात्मक प्रबंध औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है। कैसा है व्यूहरचनात्मक प्रबंध? औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, व्यूहरचना का निर्माण, क्रियान्वयन और अनुवर्तन एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। विद्यार्थियों औपचारिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर संगठन के जो उद्देश्य हैं उसका निर्माण किया जाता है, व्यूहरचना का निर्माण किया जाता है विद्यार्थियों, और अनुवर्तन एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित जो भी सुधारात्मक कदम है वो विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। अब विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। एक प्रबंधक जो संगठन में कार्य कर रहा है वो उस रणनीति के तहत बिल्कुल प्रतिबद्ध होगा, वो कार्य के प्रति पूरा डेडिकेटेड होगा। किस प्रकार होगा उसको जानने का प्रयास करें। यह प्रबंधक की प्रतिबद्धता को इस रूप में प्रकट करता है कि कुछ निश्चित व्यूहरचनाओं के अपनाएंगे और ऐसे संसाधन उपलब्ध करेंगे ताकि संगठन उद्देश्य के प्रति हो सकेगा। विद्यार्थियों गौर करें, से वापस समझे प्रबंधकों की प्रतिबद्धता क्या है कि यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को इस प्रकार प्रकट करता है, इस प्रकार निर्धारित करता है कि ये निश्चित व्यूहरचनाओं को अपनाएंगे। जो एक रणनीति है वो जो निश्चित रणनीति उसे अपनाया जाएगा और संसाधन जो उपलब्ध कराएंगे, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि संगठन के उद्देश्य तक हम पहुंच सके। विद्यार्थियों गौर करें, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई भी संगठन को निर्धारित रूप से चलाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो प्रक्रिया हमेशा एक व्यवस्थित प्रक्रिया, इसके अंदर बिल्कुल व्यवस्था यानी बिल्कुल ऑर्डर और व्यवस्था का समानता होनी चाहिए। व्यवस्था उस रूप से होनी चाहिए कि जो चीज़ की आवश्यकता हो वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से वहाँ मौजूद हो। विद्यार्थियों गौर करें, व्यवस्थित प्रक्रिया किस प्रकार है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो संगठन के अंदर हमने जो पहले निर्धारित किए हैं उद्देश्य, उनकी प्राप्ति के लिए तर्कसंगत एक क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाए। हमेशा कोई भी अगर योजना बना रहे हैं उसमें तर्क होना चाहिए। आपके उस सिद्धांत के अंदर वो तर्क हो, ताकि आप कोई भी कार्य करो उसके अंदर तर्कपूर्णता हो, उसमें कुछ ना कुछ नियम हो, एक क्रमबद्ध हो। हमेशा क्रमबद्ध प्रणाली से चलना चाहिए, व्यवस्थित हो, ऑर्डर हो। यूँ नहीं है कि आप क्रम भंग हो रहा है और आप किस प्रकार कार्य कर रहे हो, छोटे कार्यों को पहले कर रहे हो, बड़े कार्यों को बाद में करो, ऐसा नहीं, क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे वातावरण का विश्लेषण करना, हमेशा क्या करना चाहिए? वातावरण का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यूहरचना का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, अनुवर्तन आदि। विद्यार्थियों गौर करें, तो ये क्या कह रहा है?
कि वातावरण का हमें विश्लेषण करना चाहिए। जो हमारी व्यवस्था किस प्रकार हो, हम वातावरण का विश्लेषण करें। किस प्रकार कैसी आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, इन सबको देखकर ही व्यवसाय के अंदर हम रणनीतियाँ बनानी चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। वास्तविक हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम किस प्रकार हम संगठन को चला रहे हैं और हमें क्या इन भविष्य के अंदर करना है, उसका भी हमारे पास एक निर्धारण होना चाहिए। व्यूह रचना जो एक रणनीति है, मुख्य रूप से उसका निर्माण होना चाहिए हमेशा क्रियान्वयन के प्रति, और हमेशा जो कार्य करें उसका मूल्यांकन तो होना ही होना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें। उच्च स्तरीय प्रबंध हमेशा कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों, उच्च स्तर का प्रबंध होना चाहिए। गौर करें। व्यूह रचनात्मक प्रबंध का कार्य संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जा सकता है। जो व्यूह रचनात्मक प्रबंध होता है उसमें जो कार्य किया जाता है वो उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों समग्र संगठन के उद्देश्य व्यूह रचनात्मक का विकास करते हैं, परिचालन प्रबंध करते हैं, प्रशासनिक प्रबंध का विकास करते हैं। विद्यार्थियों कैसे संगठन क्या करते हैं, उद्देश्य और व्यूह रचनाओं का जो उद्देश्य है, जो व्यूह रचना है हमारी, उसका विकास किया जाए, परिचालन प्रबंध किया जाए। विद्यार्थियों कैसा प्रबंध किया जाए, परिचालन प्रबंध किया जाए। जो हमने नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में जो प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी उसके अंदर परिचालन प्रबंध के बारे में जाना था। और प्रशासनिक प्रबंध हो विद्यार्थियों, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध हो, उच्च निर्णयों वाला प्रबंध किया जाए, ये उच्च स्तरीय प्रबंध। और इसमें विभिन्न प्रकार के उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो ही उच्च स्तरीय प्रबंध करते हैं। विद्यार्थियों गौर करें। अगला 5वां पॉइंट है हमारा साध्य एवं साधन। विद्यार्थियों गौर करें। व्यूह रचनात्मक प्रबंध का संबंध साध्य एवं साधन दोनों से है। इसका संबंध किससे है, साध्य से भी है, साधन से भी। साध्य जो करने वाले हैं, साधन जो विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि ये संगठन का उसके लक्ष्य की उपलब्धि के साधन के रूप में उसके वातावरण के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करने पर बल देता है। विद्यार्थियों कैसे उपलब्धि, जो साधन है उसकी उपलब्धि है और उन साधनों को किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, वातावरण से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उनको ध्यान रखकर ही साध्य साधन का उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों गौर करें। अगला बिंदु है निर्देशात्मक योजना। विद्यार्थियों क्या है, निर्देशात्मक योजना। इसका तात्पर्य है कि चूंकि व्यूह रचनात्मक प्रबंध दीर्घकालीन ध्येय को रखने में योग्य होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घकालीन ध्येय। हमें कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो हमें धैर्य रखना होगा। धैर्य हमेशा आपको निपुण बनाता है विद्यार्थी। अगर एक व्यापारी बिजनेसमैन अगर एक बार फेल हो जाता है, एक बार अगर वो बैडअप्स मतलब कि दिवालिया हो जाता है, मगर वो धैर्य अगर बना के रखता है तो ज़रूर अपनी उपलब्धि तक प्राप्त करेगा। इसलिए संगठन के प्रयासों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करने वाला निर्देशात्मक नियोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संगठन के प्रयास ऐसे होने चाहिए जो निश्चित दिशा में जाए। कैसी दिशा में हो विद्यार्थियों, निश्चित दिशा में, वो भटके नहीं, निश्चित दिशा में व्यवसाय हो। कैसा हो, निश्चित दिशा में हो। विद्यार्थी मैं एक एक शब्द को समझा रहा हूँ। अतः इस संगठन के मार्गदर्शन हेतु नीतियों का निर्माण किया जाए। विद्यार्थी गौर करें। निर्देशात्मक नियोजन, एक ऐसी योजना बनाई जाए जो निश्चित दिशा की ओर हो, नीतियाँ हो। कोई भी संगठन हमेशा अगर नीति पर चलता है तो वो जरूर सफलता के पायदान पर जाता है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की स्थापना की जाती है। किस प्रकार के उद्देश्य, अल्पकालीन अगर छोटे छोटे समय के लिए उद्देश्य है तो उनकी भी योजना बनाई जाए, बड़े बड़े उद्देश्य के लिए उनकी भी योजना बनाई जाए। तो ये निर्देशात्मक नियोजन होता है और व्यूह रचनात्मक का निर्धारण किया जाए ताकि संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। विद्यार्थियों गौर करें। अगला बिंदु है हमारा गतिशील प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया विद्यार्थियों, गतिशील, जो हमेशा चलती रहे, कैसी भी परिस्थिति हो, गति ये परिस्थिति में भी ये चलती ही रहे। विद्यार्थियों गौर करें। गतिशील प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों गौर करना। व्यूह रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। क्यों, अब सवाल उठता है कि ये गतिशील प्रक्रिया क्यों है। क्योंकि इस संगठन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्यों, नीतियों, निर्णयों एवं मूल्यांकन में परिवर्तन किया जाता है। यही नहीं कि इसकी आवश्यकता संगठन के साथ साथ विभिन्न हित समूह तथा संगठनों के हित के कारण भी होती है। विद्यार्थियों ये गतिशील प्रक्रिया आया क्योंकि अगर समस्या उत्पन्न हमारे सामने आ रही है, विभिन्न प्रकार के हमें उद्देश्यों की ओर बढ़ना है, विभिन्न प्रकार की हमें नीतियाँ निर्धारित करनी है, विभिन्न प्रकार के हमें अगर निर्णय लेने हैं, कई प्रकार का मूल्यांकन करना है, तो ये प्रक्रिया, एक व्यूह रचनात्मक प्रक्रिया हमेशा गतिविधि रूप में चलती रहती है। और ये अपने आपकी जो प्रक्रिया हमेशा चलाने योग्य चलती है, हमेशा इस रूप में चलती है कि हमें किस प्रकार परिवर्तन करना है, किस प्रकार उद्देश्य के आधार पर हमें चलना है, किस प्रकार हमें नीतियाँ लागू करनी है। तो ये गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी है विद्यार्थियों। अगला बिंदु है हमारा, जो अंतिम बिंदु है, ये कैसी है, एक भविष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। विद्यार्थियों गौर करें। कैसी प्रक्रिया है, भविष्य के आधार पर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों गौर करें। व्यूह प्रबंध एक भविष्य उन्मुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत भावी घटनाओं, अवसरों
चुनौतियों, एक खतरों आदि का अनुमान लगाया जाता है। इसे भविष्य के बारे में सोचा जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, जो भावी घटनाएं हैं, विद्यार्थियों क्या है भावी घटनाएं, जो अवसर है, जो विद्यार्थियों हमें भविष्य में जो अवसर हमें मिल रहे हैं, उन्हें हम अवसरों को त्यागना नहीं, उन अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना है। जो हमारे सामने अब चुनौतियाँ आने वाली है, उन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जाए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है विद्यार्थियों। ये विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से, विभिन्न प्रकार की घटनाओं से, विभिन्न प्रकार के अवसरों से निपटने का प्रयास करती है विद्यार्थियों। गौर करें, व्यू रचनात्मक प्रबंधन। इस संबंध में पियर्स ए रॉबिन्सन करके प्रबंधशास्त्री हुए, जिन्होंने ये कहा कि ये प्रबंधकों द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतक्रिया हेतु अपनाई गई वृहद भविष्योन्मुखी योजना है। किसके द्वारा? प्रबंधकों के द्वारा प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतक्रिया हेतु जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं ली जाती है अपने अनुसार, अपनाई गई वृहद यानी कि बहुत बड़ी भविष्योन्मुखी योजना। ये बहुत बड़ी योजना है जो प्रबंधक इस प्रतिस्पर्धा में, इस वातावरण के लिए, इस वातावरण में टिकने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए ये जो योजना अपनाते हैं, ये वृहद योजना भविष्य योजना कहलाती है विद्यार्थियों। व्यू रचनात्मक प्रबंधन के महत्व को अगर हम पढ़ते हैं तो आज के समय में बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है, और इस प्रतिस्पर्धा में अगर टिके रहना है, जैसे कि हम प्रतिस्पर्धा के बारे में कहें तो गला काट प्रतिस्पर्धा, एक को काटो और दूसरा है। जिस प्रकार पहले महाराजा राजा में हुआ करता था ना, एक राजा को काट कर उसी का बेटा उस गादीपति बन जाता था, वैसे आज भी प्रतिस्पर्धा विक्रेता एक दूसरे को काट कर अपना बाहुल्य प्रदान करवाना चाहते हैं। उस प्रतिस्पर्धा में अगर हमें टिकना है तो व्यू रचनात्मक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना ही पड़ेगा विद्यार्थियों। गौर करें, अब ये जो इसका व्यू रचनात्मक की जो विशेषताएं हैं, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा नहीं बने और आप उस प्रकार वीडियो में बने रहे। तो व्यू रचनात्मक प्रबंधन की जो हम विशेषता हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं विभिन्न प्रकार के सवाल आपके सामने रखूँगा विद्यार्थियों। धन्यवाद। आज हमने व्यू रचनात्मक प्रबंधन को पढ़ा, व्यू रचना प्रबंधन की विशेषताओं को पढ़ा, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग बिंदुओं को हमने पढ़ा। इसके बाद हम विशेषताओं के अलग अलग बिंदुओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर जो विशेषताएं थी, उसके अंदर जो हमने औपचारिक प्रबंधन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों गौर करें, औपचारिक प्रबंधन की प्रक्रिया को पढ़ा, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को पढ़ा, और व्यवस्थित प्रक्रिया को पढ़ा विद्यार्थियों, व्यवस्थित प्रक्रिया को पढ़ा, उच्च प्रबंधक की प्रबंध को पढ़ा विद्यार्थियों, उच्च स्तरीय प्रबंध को पढ़ा। उसके बाद हमने साधन को पढ़ा, साध्य क्या होते हैं और साधन क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने समझा, और निर्देशात्मक नियोजन के बारे में भी पढ़ा। निर्देशात्मक नियोजन हमेशा जो डायरेक्शन रूपी प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा विद्यार्थियों। गौर करें, और गतिशील प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के बाहरी क्षेत्र हो, फिर नीतियाँ हो, अनुसार उसके अंदर हमेशा प्रक्रिया गतिशील होनी चाहिए विद्यार्थियों। गौर करें, और अंतिम रूप में हमने भविष्य उन्मुखी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। और व्यू रचनात्मक प्रबंधन के महत्व को हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। उसके साथ मैं कुछ प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में रखूंगा। फिर हम प्रबंधन के दूसरे अध्याय के बारे में, प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में, विभिन्न प्रकार के इसके